बोल संध्या का बोल। वो राजू कह रहा था कि उसने श्राद्ध वाले दिन संध्या मौसी को यहाँ देखा। अरे पकड़ो उसे, अरे भागने ना पाए, पकड़ो। नीरज, ठीक है चाचू, आपकी बात सही निकली, वो भाग गया। देखो मेरे पास मत आना। संध्या मैं नीरज हूँ। सविता, आज का पेपर कहाँ है? वही तो होगा। कल भी नहीं पढ़ पाया था मैं। रोज पेपर ऐसे का ऐसा पढ़ा रहता है। कम से कम ऑफिस ले जाऊंगा तो लंच पे तो पढ़ पाऊंगा। हाँ ले जाओ, मैंने कब मना किया? ये कल का है। सविता, यहाँ आओ। अब क्या है? ये इसे पहचाना? नहीं, कौन है ये? अरे ये नीरज है, संध्या जिसके बारे में फोन पर बात करती रहती है। ये युवराज के साथ यहाँ पे आया था ना दही हांडी में। तुम तो हॉस्पिटल में थी। ये वही है जिसने यहाँ की दही हंडी फोड़ी थी? हाँ। और उसकी फोटो पेपर में क्यों आई है? उसके ऊपर 10 लाख का इनाम है और उसे मुजरिम बताया है, लेकिन इसे पकड़ने के लिए इनाम। लेकिन इश्तेहार दिया किसने, वो तो पढ़ो। ये जागीरदार परिवार ने ही दिया होगा। लेकिन परसों जब वो लोग यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। देखो सभी, युवराज और नीरज यहाँ पे 2 दिन के लिए रुके थे और जहां तक मैं अपने आप को जानता हूं, मेरी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। ये नीरज मुझे कोई फ्रॉड वॉड करने वाला इंसान नहीं लगता है सभी। आखिर बात क्या है? हेलो हेलो, नमस्ते प्रभावती जी। आप लोग ग्वालियर पहुंच गए? हाँ हाँ, ग्वालियर तो कल रात को ही पहुंच गए थे हम। कहो ना बेटा, कैसे फोन किया? वो हम लोगों ने कल के पेपर में नीरज की फोटो देखी है। उस पर कुछ 10 लाख का इनाम रखा है। आखिर बात क्या है? लेकिन आप लोग नीरज को कैसे पहचानते हो? नीरज तो शादी में नहीं आया था। नहीं, दरअसल मैं नहीं जानती। वो गोकुलाष्टमी के वक्त यहाँ पे आए थे ना, जयेश मतलब मेरे पति उनसे मिले थे तब। अच्छा अच्छा, हाँ दरअसल वो ना हमारे पुराने नौकर का बेटा है। बचपन में उसके पिताजी गुजर गए तो हमारे परिवार ने उसे सहारा दिया, पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन उसको देखो, कितना बड़ा एहसान फरामोश निकला। बिजनेस में फ्रॉड करके पैसे लेकर भाग गया। अच्छा, पर माफ कीजिए, मेरे इनका कहना है वो ऐसे दिखता तो नहीं था। जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है सविता बेटा। हाँ, ये भी सही। जैसे दिखता है वैसे होता तो नहीं। मैंने फोन दरअसल इसलिए किया था कि संध्या या युवराज किसी का भी फोन नहीं लग रहा। नहीं बेटा, दरअसल उनके फोन पे ना इंटरनेशनल रोमिंग नहीं है, तो इसीलिए किसी का नंबर लगेगा नहीं। तो आप एक काम कीजिए, वो वहाँ का होटल का या कोई हॉस्पिटल का नंबर दे दीजिए ना। मैं उनसे बात करूंगी, उसे अच्छा लगेगा। देखो बेटा, वो ना रोज रात को मुझे फोन करते हैं। आज रात को जब वो फोन करेंगे ना, मैं उनसे कह दूंगी कि तुम्हें फोन करें और तुमसे बात करें। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन संध्या से कहना हम उसके फोन का इंतजार कर रहे हैं। ओके, बाय। अब
कहाँ से आएगी संध्या और अपनी बहन से बात करेगी? आपकी बात बिल्कुल सही है, यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सविता को शक हो गया है और उसका शक क्लियर करने के लिए हमें संध्या से उसकी बात करानी होगी। लेकिन ये संध्या पता नहीं कहाँ है, कहाँ से लेकर आऊं उसे, कैसे बात कराऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। संभाल कर संध्या। संभाल कर संध्या। संभाल कर। ये लो संध्या, रास्ता मिल गया। अब यहां से हमें बस या गाड़ी जरूर मिल जाएगी। संध्या, एक बात तो है, तुम्हें मेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पता है, तुम जब लॉरी में रह गई थी और लॉरी आगे निकल गई थी, तो मैंने तो तुमसे कह दिया कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और असल में मेरी क्या हालत हुई थी ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। डीके अंकल और युवराज को तो मैंने अच्छा बेवकूफ बनाया। जानते हो नीरज, मैं सिर्फ 4 साल की थी जब उस हादसे ने मुझसे मेरी आंखें छीन ली। लेकिन तब भी मैंने जिंदगी से हार नहीं मानी। मैं अपने अंधेपन पर, इस कमजोरी पर विजय पाने के लिए हर कोशिश करती रही और धीरे धीरे अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मैं इस अंधेरे के साथ जीना सीख गई। देख नहीं पाती थी, लेकिन देखने वालों की तरह चलना फिरना, लोगों को पहचानना, आसपास की चीजों को अपने दिमाग से या फिर बाकी की सेंसेस से महसूस करना सीख गई। इतने सालों में कभी मुझे अपने अंधे होने पर दुख नहीं हुआ, इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि मैं बाकियों की तरह देख नहीं सकती। लेकिन नीरज, आज पहली बार मुझे भगवान से शिकायत है, क्यों मेरी आंखें छीन ली? अगर मैं देख सकती तो उस जागीरदार परिवार से अपना बदला लेती, तो मैं यूं मेरे पीछे पीछे नहीं आना पड़ता। और युवराज जैसे लोग जो खुद मेरा पति होकर मेरे साथ, नीरज, वो मेरा पति है और उसने खुद मुझे डीके अंकल के साथ कमरे में, मुझे तो सोच कर भी शर्म आती है। संध्या, संध्या, तुम अपने आप को इतना दुखी मत करो। तुमने जो कुछ किया है ये तो कई लोग आंखें होने के बावजूद भी नहीं कर पाते। संध्या, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है और तुम्हें अफसोस या दुखी होने की जरूरत नहीं है। भगवान से तो मुझे भी शिकायत रहेगी संध्या। एक तो तुम्हारी आंखें छीन ली और फिर तुम्हारे नसीब में ये सब। चाचू, इस जंगल में कहाँ ढूंढेंगे उनको? नहीं नहीं युवराज, वो दोनों इतनी देर तक जंगल में तो नहीं हो सकते हैं। इस जंगल से लगे हुए हर छोटे मोटे गांव, हर कस्बे में उन्हें ढूंढना पड़ेगा। एक काम करो, अपने आदमियों को फोन करके यहाँ बुला लो और उन सभी के हाथ में नीरज और संध्या की एक एक तस्वीर दे दो और कहो उनसे कि यहाँ का एक एक गांव, एक एक कस्बा, वहां का एक एक घर सब छान मारे। हेलो हेलो कौन? ताई, मैं संध्या बोल रही हूँ। संध्या?
संध्या, लगता है ये रास्ता रेगुलर रास्ता नहीं है। बहुत कम गाड़ियां जा रही हैं यहाँ से। फिर भी नीरज, हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी दाई तरफ पुणे है, जो कि यहाँ से 34 किलोमीटर दूर है, और बाईं तरफ मुंबई, यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है। बताओ कहाँ जाना है? पूना चलते हैं, कुछ दिनों के लिए वहीं छुप कर रह लेंगे। देखो नीरज, तुम्हारे नाम का इश्तिहार तस्वीर और इनाम के साथ छप रहा है। तुम्हारे लिए ये घूमना बिल्कुल सेफ नहीं। और फिर तुमने ही तो कहा था ना कि जब तक ये मामला थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता हमें इंतजार तो करना ही पड़ेगा। पूना ही चलते हैं, नजदीक भी है। ठीक है संध्या, आओ सड़क के उस पार चलते हैं, वहीं से कोई गाड़ी में लिफ्ट ले लेंगे। संध्या, यहां से पुणे शुरू हो जाता है। यहां तक तो हमें लिफ्ट मिल गई, लेकिन अब यहां से अंदर शहर कैसे जाएंगे? करेंगे क्या, रहेंगे कहाँ? क्यों नीरज, कितनी दूर है यहाँ से शहर? नहीं, शहर ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जितने पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं। उस गाड़ी वाले को पैसे देने के बाद सिर्फ 10 रुपए का नोट बचा है। नया शहर है और हम किसी को जानते भी नहीं। संध्या, तुम किस सोच में पड़ गई? इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। प्रॉब्लम कैसे नहीं है नीरज? हमारे पास सिर्फ 10 रुपए बचे। नीरज, मुझे प्लीज कहीं बिठा दोगे? हाँ संध्या, आओ यहाँ, बस आराम से। ये क्या कर रही हो तुम संध्या? नीरज, ये लो नीरज, मंगलसूत्र तो खुद युवराज ने ही निकाल दिया था। ये पायल मेरे पाँव में रह गया था। शायद सोने का है। उम्मीद कर रही हूँ कि जागीरदार परिवार के रिश्तों की तरह ये झूठा नहीं होगा। खैर, इन्हें बेचकर शायद कुछ पैसे मिल जाए। संध्या, तुम अपने पायल बेचोगे? अपने नहीं नीरज, जागीरदार परिवार के दिए हुए पायल। और वैसे भी जिस हालात में हम आज हैं वो भी तो उन्हीं का दिया हुआ। कम से कम इस पायल की वजह से मुझे लगेगा उनका दिया हुआ कुछ तो मेरे काम आया। इन्हें बेच देंगे तो थोड़े पैसे मिल जाएंगे, रहने खाने का इंतजाम हो जाएगा। वरना शायद थोड़ी देर में रात होने वाली, हम कहाँ दर दर भटकेंगे नीरज। ठीक है संध्या, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है हमारे पास। एक बात बताओ संध्या, तुम्हें कैसे पता चला कि रात होने वाली है? बस इतना ही पता चल पाता है। वो सूरज की धूप की गर्मी का एहसास कम हुआ तो मुझे पता चल गया कि सूरज ढलने वाला है और थोड़ी देर में रात हो जाएगी। आओ संध्या। हेलो हेलो कौन? ताई, मैं संध्या बोल रही हूँ। संध्या? हाँ युवराज, बोलो। चाचू, मैं उसी मार्केट में हूँ। ऑलरेडी एक चक्कर मार चुका हूँ, लेकिन नीरज यहाँ कहीं नहीं है।
हेलो। हेलो कौन? ताई, मैं संध्या बोल रही हूँ। संध्या? क्यों ताई, मेरी आवाज पहचानने में नहीं आ रही है? नहीं, धसा नहीं। मतलब हाँ, तुम्हारी आवाज थोड़ी सी अलग आ रही है, मेरी संध्या जैसे नहीं। वो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ स्विट्जरलैंड में बहुत ठंड है, मुझे सर्दी लग गई। कोल्ड की वजह से शायद पहचानने में नहीं आ रही हूँ। तुम्हें सर्दी हो गई? जरूर कुछ ठंडा खाया होगा, पता है मुझे। नहीं ताई, यहाँ का मौसम ठंडा है इसीलिए। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाह रही थी। पापा का श्राद्ध कितना जरूरी था, और मैं हूँ कि युवराज तो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। कोई बात नहीं संध्या, बात तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आने की है। बाबा के लिए तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। मैं तो चिंता बस इसी बात की कर रही थी कि तुमने न जाने से पहले फोन किया न वहां पहुंचकर। मैं तो आखिर तक ही ना कह रही थी, पर बड़े पापा ने अपना वास्ता दिया तो मुझे जाना ही पड़ा। ठीक है, हाँ, लेकिन आते वक्त खुशखबरी साथ ले आना। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ संध्या, कि तुम फिर से अपनी आंखों से इस दुनिया को देख सको। अभी तो काफी समय जाएगा, ये तो अभी पहला चेकअप है ना। अच्छा हाँ, तुम्हारा कोई फोन नंबर देके रखना ताकि मैं तुम्हें फोन कर सकूं। हाँ नहीं, हम लोग जगह जगह चेकअप और रिपोर्ट के लिए घूमते रहते हैं, तो एक नंबर नहीं है। मैं आपको फोन करती रहूंगी। ये भी ठीक है, पर फोन करते रहना जरूर, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। अच्छा ये बताओ, युवराज कैसे हैं? वो ठीक है, बस अभी अभी नीचे मेरे लिए इंडियन खाना लेने गए हैं। यहाँ अपने जैसा खाना नहीं मिलता ना, इसलिए। हाँ, पर अपने खाने पर ध्यान रखना। हाँ, बाहर गांव गई हो तो कह तो नहीं सकती कि बाहर का खाना मत खाओ, पर जो भी खाओ वक्त पर खाया करो, और कुछ भी मत खाना, समझी? जरूर। ठीक है, तो मैं रखूं? मुझे भी फ्रेश होना है। हाँ ठीक है, बाय। शुक्र है संध्या का फोन आ गया, सारी उलझनें दूर हो गई। वेल डन। मैं डीके से बात करके तुम्हारे माँ बाप के घर का इंतजाम करवा दूंगी। आफ्टर ऑल तुम डीके की पत्नी हो और इस घर की बहू भी। संध्या, मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ। तुम तो मेरी मजबूरी समझती होगी, मुझे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ रहा है। हाँ संध्या, यहाँ बैठो। क्या हुआ नीरज, तुम रिसेप्शन पर किससे लड़ रहे थे? रूम मिलने में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, पर अब सब ठीक है। वो क्या है ना संध्या, हम दोनों ट्रैवलर नहीं लग रहे, ना ही हमारे पास कोई बैग है, ना ही कोई सामान, और मैं अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी कैरी नहीं कर रहा, इसलिए। और ऊपर से हमारे कपड़े, 4 दिन से हम यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, दोनों थोड़े अजीब से लगे। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया। फिर ये कमरा मिला कैसे? अरे वो तो मैंने थोड़ी अंग्रेजी झाड़ दी, इसलिए। चलो, इसी बहाने कम से कम हमें कमरा तो मिल गया। मैंने 5 दिन के पैसे भर दिए। चलो अब नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं। पर हमारे पास बदलने के लिए कपड़े कहाँ हैं? मोहन, यहाँ पुणे में घूमने के लिए और कौन कौन सी जगह होंगी?
क्या पता, मैं खुद इस शहर में पहली बार आया हूँ। वैसे हम लोग अपने परिवार से इतना दूर यहाँ शहर देखने के लिए आए हैं। आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि कल ऑफिस के काम से आप बाहर चले जाएंगे, फिर सारा दिन होटल में मैं क्या करूंगी? बाहर आके घूम फिर लूंगी। शॉपिंग? हाँ युवराज बोलो। चाचू, मैं उसी मार्केट में हूँ। ऑलरेडी ये चक्कर मार चुका हूँ, लेकिन नीरज यहाँ कहीं नहीं है। युवराज मुझे अभी एक फोन आया था, उसे किसी ने वहां देखा है। ठीक है, मैं एक बार और देखता हूँ, हर एक दुकान छान मारता हूँ। ठीक है। Hmm.